जय हिंद एवरीवन। सो वेलकम टू वेगनिंग क्लासेस। देखो, जनरल साइंस का एक एमसीक्यू का मैराथन सेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आज सेकंड आपका इसका पार्ट है। इसके बाद जनरल साइंस पे थोड़ा टाइम हम लगाएंगे ब्रेक और हम सेकंड पोर्शन पे शिफ्ट करेंगे, जो कि हमारा है बाकी जैसे जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है या फॉरेस्ट इंस्पेक्टर, उस पर आप स्विच करेंगे। आज के लिए जनरल साइंस अच्छे से कवर करना। यहाँ पर मैंने वो क्वेश्चन लाए हैं जो एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ रहे हैं। यहाँ पर से थीम भी आपको पता चलेगी और जो भी आपके आने वाले एग्जाम से वहां पे हेल्प मिलेगी। सो बिना टाइम वेस्ट के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज थिन वायर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। तो जो आपका बल्ब होता है, बल्ब के फिलामेंट में इनमें से कौन सा जो है एलिमेंट मोस्टली जो है मेटल यूज किया जाता है? टंगस्टन यूज किया जाता है, सिल्वर, नाइक्रोम या कॉपर? तो क्या यूज किया जाता है किसके अंदर? इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर। तो देखो, इलेक्ट्रिक बल्ब्स के अंदर हम मेनली यूज करते हैं, आई होप यू हैव ट्राइड इट, टंगस्टन। हम टंगस्टन का बीच में वायर यूज करते हैं। क्यों टंगस्टन क्यों यूज करते हैं? क्योंकि टंगस्टन का आपको एग्जाम में पूछ सकता है हाई मेल्टिंग पॉइंट है। हाई नहीं, एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। मतलब ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होता। अगर बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होती है। देखो, जो इलेक्ट्रिक बल्ब जब जलता है तो गर्म होता है ना, तो हीट, अगर उसका मेल्टिंग पॉइंट छोटा होता वो तो पिघल जाता, तो आपका बल्ब खराब हो जाता। इसलिए हमने वो एलिमेंट लिया जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई है, मतलब 3422 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस में पानी बॉयल हो जाता है। जब इतना टेम्परेचर इस पे होगा तब ये मेल्ट होगा। इसका मतलब जब ये गर्म भी होगा तब भी ये खराब होने वाला नहीं है। इसलिए हम टंगस्टन का यूज करते हैं, ठीक है, ताकि ये लाइट देता रहे विदाउट मेल्टिंग। दिस इज क्लियर। सिल्वर के बारे में आपने ये याद रखना है कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज सिल्वर, बट सिल्वर का हम इतना यूज नहीं करते क्योंकि सिल्वर महंगा है, ठीक है। नाइक्रोम जो है, नाइक्रोम वायर कहां पर यूज करते हो? हीटिंग एलिमेंट में। जो आपके हीटर्स होते हैं, हीटिंग एलिमेंट, ये एग्जाम में पूछता है हीटिंग एलिमेंट किसका यूज होता है, तो हम नाइक्रोम की वायर्स वहां पर यूज करते हैं। कि नाइक्रोम जो है टोस्टर, आयरन, ओवन, ये सब चीजों में यूज होता है क्योंकि ये भी हाई टेम्परेचर को विथस्टैंड कर सकता है और हमें हीट वगैरह चाहिए तो हम नाइक्रोम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। बट ना, आपको इसके साथ मिलता जुलता एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो आपकी फ्यूज वायर होती है, ठीक है, फ्यूज वायर। देखो, ये याद रखना, फ्यूज वायर क्या, आपके घरों में, आपके पूरे घर के हर एक, आपने देखा होगा बोर्ड में इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज का काम क्या है? मान लो पीछे से बिजली अगर बढ़ गई, आपकी वोल्टेज बढ़ गई, तो इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है वो जल जाता है और आपके बाकी अप्लायंसेस, घर के फ्रिज, रेफ्रिजरेटर, मतलब हो गया आपका टीवी वीवी, सब कुछ बच जाता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज में जो फ्यूज वायर लगी होती है, कई बार एग्जाम में पूछता है वो किसकी बनी होती है। तो ये जो फ्यूज वायर होती है ना इलेक्ट्रिक फ्यूज में, ये बेसिकली एक एलॉय है। एलॉय मतलब मिक्सचर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, तो मतलब मेटल्स की मिक्सचर। एलॉय होता है कौन से दो एलिमेंट से बना होता है? टिन एंड लेड। तो ये पेपर में कई बार पूछता है। लेड का सिंबल है पीबी, टिन का एसएन, ये सिंबल याद कर लेना। इनका बना होता है और इनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है। फ्यूज वायर का लो मेल्टिंग, भाई लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तभी तो, जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी बढ़ेगी, ये गर्म होगा तो ये पिघल जाएगा। ये पिघल जाएगा तो फ्यूज खराब हो जाएगा। फ्यूज खराब होने की वजह से बिजली आगे नहीं जा पाएगी, तो आगे नहीं जा पाएगी तो घर के बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे। बस ये दिमाग लगाना है, ठीक है। तो इसका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई रेजिस्टेंस। भाई यही फिजिक्स आपको पेपर में पागल बना देती है और आप बोलते हो सर बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया था। भाई कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, आपको समझ नहीं होती है। आप मुझे एक चीज बताओ, मान लो आपको बल्ब ग्लो कराना है या आपको हीटर में हीटर सेकना है, तो भाई जो जो चीज से वो, जो चीज गर्मी में भी काम करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए। इसलिए हम टंगस्टन यूज करते हैं और हीटर एप्लायंसेस में हम नाइक्रोम यूज करते हैं। बट फ्यूज का काम यह है कि जब बिजली बाहर से ज्यादा आ रही है तो वो जल जाएगा, वो जल जाएगा तो घर के बाकी अप्लायंसेस बच जाएंगे। तो उसका मेल्टिंग पॉइंट लो होना चाहिए कि ताकि वो जल्दी मेल्ट हो जाए, वो पिघल जाए, वो खराब हो जाए, ताकि बिजली आगे ना जा पाए, ठीक है। ये क्वेश्चन पेपरों में कंफ्यूज करते हैं फिर, लो मेल्टिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड? कौन सा ऐसा एसेंशियल पार्ट है जो थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग को देखता है? अगर ये इसका बैलेंस मेंटेन रहेगा तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता रहेगा। अगर सपोज करो ये जो एलिमेंट है ये नहीं अवेलेबल होगा तो फिर थायराइड ग्लैंड अच्छे से थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा और इसकी डेफिशिएंसी होने की वजह से गाइटर होता है, ठीक है। गाइटर गले में जो है वो होती है बीमारी, ठीक है। तो वो कौन सा? दैट इज आयोडीन। आई होप ये क्वेश्चन अब बहुत सिंपल था, आप सबको क्लियर है। तो आयोडीन जो है, आयोडीन बेसिकली जो है एसेंशियल है ताकि थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम कर सके। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन। कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? थायरोक्सिन। इसका काम होता है जो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना। जो भी मेटाबॉलिज्म में एक्टिविटीज हो रही है, मतलब एनाबॉलिज्म या कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कोई टूट रहा है, कुछ बन रहा है, ये सारा कंट्रोल करता है हमारा थायरोक्सिन हार्मोन। और थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करता है। और आयोडीन का मात्रा अगर ठीक रहेगी हमारी बॉडी में तो थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम करेगा। अगर मान लो हमारी बॉडी में आयोडीन की कमी होगी, थायरोक्सिन की कमी होगी, तो एक इस डेफिशिएंसी को बेसिकली
एक डिसीज होती है जिसको क्या बोलते हैं, गॉइटर। क्या बोलते हैं, गॉइटर। ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछता है कौन कौन से ग्लैंड हैं, वो कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कुछ थोड़ा टाइम देके थोड़े ग्लैंड्स के बारे में समझ लेते हैं। मैं थोड़ी जगह बना लेता हूँ यहाँ पे लिखने की, ठीक है। तो इन ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ। देखो जैसे हमारे ब्रेन में एक ग्लैंड हाइपोथैलेमस है। कौन सा है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है, सबसे पहली बात ये हमारे नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम को आपस में जोड़ता है। इसका मेन काम है कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है कि वो हार्मोन प्रोड्यूस करे। मतलब इसका काम है, ये एक ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड, ये भी ब्रेन में ही होता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली ये क्या करता है, इसको स्टिमुलेट करता है कि अपना हार्मोन प्रोड्यूस करे। अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ग्रोथ हार्मोन, जो हमारी बॉडी में ग्रोथ को देखता है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लैंड। इसको मेन ग्लैंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मेन ग्लैंड भी कहते हैं। मास्टर ग्लैंड भी इसको कहते हैं। मैन ग्लैंड हो गया या मास्टर ग्लैंड हो गया, पेपर में पूछ सकते हैं मास्टर ग्लैंड या मेन ग्लैंड किसको बोलते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड मतलब हाइपोथैलेमस ग्लैंड का काम है। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बेसिकली स्टिमुलेट करता है कि वो अपने हार्मोन प्रोड्यूस करे। और पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे पास सिर्फ ग्रोथ हार्मोन ही प्रोड्यूस करता है, ये और भी जैसे थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करता है, एलएच प्रोड्यूस करता है, एफएसएच प्रोड्यूस करता है, ये बहुत सारे हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है। बट पिट्यूटरी ग्लैंड का मेन आपने याद रखना है, इसको मेन ग्लैंड भी कहते हैं, मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में ग्रोथ किस तरह से होगी, ठीक है। फिर एक पीनियल ग्लैंड भी होता है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कौन सा, पीनियल ग्लैंड, ये लिख लो कहीं पे, पीनियल ग्लैंड। अब पीनियल ग्लैंड जो है ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है भाई, ग्लैंड कोई ऐसा बॉडी का पार्ट है जहां से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो पीनियल ग्लैंड जो हार्मोन रिलीज करता है उसका नाम है मेलाटोनिन। मिलाटोनिन, मिलाटोनिन क्या चीज देखता है, मिलाटोनिन देखता है आपका वेकअप साइकिल, आपका स्लीपिंग साइकिल, आपके स्लीपिंग साइकिल और वेकअप साइकिल को रेगुलेट करता है। तो अगर मान लो इसकी मात्रा में थोड़ी चेंजिंग होगी तो आपका सोना और जागने का सिस्टम खराब हो जाएगा। वैसे तो आपको फोन ने खराब किया हुआ आपका सिस्टम, बट ये इसको रेगुलेट करता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दिस इज क्लियर। हमने कौन कौन सा देखा, वी हैव हाइपोथैलेमस जो मेनली जिसका काम है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड को रेगुलेट करता है, स्टिमुलेट करता है कि वो अपना हार्मोन प्रोड्यूस करे। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन जो है वो प्रोड्यूस करता है, जो हमारे वेकअप और स्लीपिंग साइकिल को देखता है, ठीक है। एक दो और देख लेते हैं जहां से क्वेश्चन आता है, पढ़ ही रहे तो एग्जाम में पूछता है पैनक्रियाज कौन सा है, पैनक्रियाज एंडोक्राइन है या एक्सोक्राइन है। तो आपको पेपर में लिखना है पैनक्रियाज मिक्स्ड ग्लैंड है। मिक्स्ड ग्लैंड, मिक्स्ड ग्लैंड वो ग्लैंड होता है जो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। सर ये तो हम टर्म ही पहली बार सुन रहे हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, इनके बारे में हमें बताओ क्या होता है। देखो कोई भी ऐसा ग्लैंड जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालता है, क्या करता है, डायरेक्टली ब्लड में जो अपनी सिक्रीशन डालते हैं ना, उनको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड वो डायरेक्टली ब्लड में डालता है, ठीक है। तो ये सारे होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। बट एक्सोक्राइन ग्लैंड वो होते हैं वो डायरेक्टली ब्लड में नहीं डालते हैं, उनमें बेसिकली डक्ट होता है और डक्ट के थ्रू जो है हार्मोन जो है मूव करता है। तो ये डायरेक्टली ब्लड में नहीं। इनकी एग्जांपल है जैसे हमारे सैलिवरी ग्लैंड, जो आपके मुंह में सैलिवा बनता है ना, वो सैलिवरी ग्लैंड जो है वो रिलीज करता है एक एंजाइम जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज। क्या, सैलिवरी अमाइलेज। तो ये एक डक्ट में होता है, ठीक है, ये एक डक्ट में, ये डायरेक्टली अपनी सेक्रेशन ब्लड में नहीं करता है। सैलिवा डायरेक्टली ब्लड में नहीं होता सेक्रेट। तो सैलिवरी अमाइलेज जो है वो जो है सैलिवरी ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, बट ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। तो पैनक्रियाज जो है उसमें एंडोक्राइन वाला फीचर भी है, एक्सोक्राइन वाला भी फीचर भी है, इसलिए इसको मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं, ठीक है। अब ये पैनक्रियाज कौन से हार्मोन रिलीज करते हैं, ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। ये ग्लाइकोजन रिलीज करता है, ठीक है, ग्लूकोजन जिसे कहते हैं। फिर उसके बाद जो है ये और इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इंसुलिन का मेन काम है हमारी बॉडी में, इन दोनों का क्या काम है, ग्लाइकोजन इंसुलिन का, इनका काम है हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करना। किसको, ब्लड शुगर। देखो ब्लड शुगर लेवल अगर आपकी बॉडी का मेंटेन नहीं है, तो आपने देखा होगा डायबिटिक पेशेंट होते हैं, तो उसके बाद देखो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है ना, ये एक इतनी खतरनाक बीमारी है, अगर किसी को डायबिटीज है उसको हजारों रोग जो है साथ में होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये सारा रेगुलेट करने का काम यहाँ पर इंसुलिन का होता है, ठीक है। इसलिए आपने इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं, ये सुना होगा, ठीक है। एक लास्ट ग्लैंड पढ़ा लेता हूं, बहुत हो गया ग्लैंड्स के बारे में। एडर्नल ग्लैंड, ये इंपॉर्टेंट है। एडर्नल ग्लैंड जो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है एडर्नलिन। एडर्नलिन ये बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देखो आप मान लो कोई इमरजेंसी आ जाती है, इमरजेंसी कहने का मतलब मान लो कोई अचानक कहीं पर कुछ ऐसे तुम्हारे सामने कोई एक्सीडेंट हो गया, तो वो आपकी हार्ट बीट बढ़नी शुरू हो जाती है, आप ऐसे एंशियस से हो जाते हो ना, वो इस हार्मोन की वजह से होता है, एडर्नलिन। तो वो कौन प्रोड्यूस करता है, एडर्नल ग्लैंड, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। रिवाइज करके चलेंगे, अभी 2 ही क्वेश्चन पढ़े सर, कोई बात नहीं यार, मैं खींच लूंगा, बट समझो टाइम की मैं वैसे भी परवाह नहीं करता इस पढ़ाते वक्त। मैंने आपको बोला
थायराइड ग्लैंड की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए आयोडीन है। थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, मेटाबॉलिज्म को देखता है, जो डेफिशिएंसी से गाइटर होता है। हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है। मास्टर ग्लैंड है पिट्यूटरी ग्लैंड और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करता है। फिर हमने देखा पैनक्रियाज को मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, क्योंकि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। एंडोक्राइन जो अपनी सिक्रीशन डायरेक्टली ब्लड में डालते हैं, एक्सोक्राइन जो डक्ट के थ्रू, जैसे सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है। और हमने देखा एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन रिलीज करता है, जो देखता है कि हमारी बॉडी में किस तरह से जो इमरजेंसी सिचुएशन को टैकल करना है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होगी। अब देखो ये मैच द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन खुद करो फिर मैं आपको बताता हूं। ये थोड़ा क्वेश्चन ट्रिकी है, आपको दिमाग लगाना चाहिए। कुछ तो बहुत सिंपल है, तुम कर सकते हो, ठीक है, बाकी कुछ में तुम्हें दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आई होप यू हैव ट्राइड दिस क्वेश्चन, आपने मैच किया होगा इनमें। देखो सबसे पहली बात, पहले मैं पढ़ाऊंगा आपको होता क्या है। कैल्सिफिकेशन होता है, डीकैल्सिफिकेशन, ठीक है, ये तो पहले ठीक कर लो, डीकैल्सिफिकेशन। देखो सबसे पहली बात, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो डीकैल्सिफिकेशन करता है, ठीक है। क्या होता है मैं सभी बताऊंगा। जो बेकिंग सोडा है बेसिकली वो एंटासिड, एसिड के अगेंस्ट काम करता है। बेकिंग सोडा जो आपका बेस है, ठीक है, तो वो एसिड के अगेंस्ट काम करता है, इसलिए इसको एंटासिड कहते हैं। वॉशिंग सोडा जो है, वॉशिंग सोडा की वजह से आप ग्लास बना सकते हो, तो ग्लास की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। और सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड से आपका जो हाइड्रोजन और क्लोरीन जो है रिलीज होती है जब हम क्लोरएल्कली प्रोसेस करते हैं, ठीक है। तो ये इनके आंसर थे। ये थोड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, जिसको केमिस्ट्री की नॉलेज वो कर पाएगा। ब्लीचिंग पाउडर से डीकैल्सिफिकेशन होती है, बेकिंग सोडा जो है एंटासिड है, वॉशिंग सोडा से आप ग्लास बना सकते हो, और सोडियम क्लोराइड से प्रोडक्शन होती है हाइड्रोजन और क्लोरीन की, ठीक है। सर अगर आपको आंसर ही बताने होते तो हम कहीं और से पढ़ लेते, नहीं आंसर नहीं बताऊंगा, सिर्फ एक्सप्लेन करता हूं। देखो ध्यान से सुनो। देखो सबसे पहले ब्लीचिंग पाउडर क्या है। ब्लीचिंग पाउडर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है CaOCl2। सर आपने पहले ही पढ़ा है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है। इसको क्यों यूज करते हैं? डिसइंफेक्टेंट के तौर पे। बोलते हैं ना, हमने क्या किया, पानी में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया है डिसइंफेक्टेंट के तौर पे, ठीक है, डिसइंफेक्टिंग एजेंट है ये, मतलब जहां पर भी कोई इन्फेक्शन बैक्टीरिया वगैरह उसको खत्म करने में हेल्प करता है। और इसका एक और काम ये भी है कि इसकी हेल्प से हम जो कैल्शियम के सॉल्ट डिपॉजिट है उनको रिमूव कर सकते हैं। इसीलिए हमने वहां पे बोलता है डीकैल्सिफिकेशन, मतलब जहां पर भी कैल्शियम के सॉल्ट है ना उसको हम रिमूव कर सकते हैं। डी का मतलब होता है रिमूवल, कैल्सिफिकेशन मतलब कैल्शियम को रिमूव करना, तो वो काम करता है, इसलिए ब्लीचिंग पाउडर का डीकैल्सिफिकेशन में यूज है। यही आपका क्वेश्चन था, ठीक है, ये क्लियर। सेकंड सर हमने यहाँ पे देखा बेकिंग सोडा के बारे में। बेकिंग सोडा के बाद, सर बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, आपको पता है। इसको सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं, ठीक है। अब ये एक बेस है, एक अच्छा एंटासिड है, तो जो भी आपका अगर पेट में आपके बहुत ज्यादा एसिडिटी हो जाए तो हम बेकिंग सोडा का यूज करके उस एसिडिटी को खत्म करता है, तो एंट एसिड के तौर पे हम इसको इसलिए यूज करते हैं। दिस इज क्लियर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तीसरा आ गया वॉशिंग। भाई ये एवरीडे साइंस में यूज होने वाली चीजें हैं, ये एग्जाम में पूछता है। तीसरा आ गया वॉशिंग सोडा। देखो वॉशिंग सोडा क्या है? सोडियम कार्बोनेट। क्या है? सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10 टाइम्स वाटर ले लो तो ये आपका बन जाता है आपका वॉशिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट भी जिसे कहते हैं, इसकी वजह से आप गिलास भी बना, इसके बहुत सारे यूज है, मतलब जैसे कपड़े धोने में वॉशिंग सोडा वगैरह का यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड, नमक, NaCl। एक तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछता है जो एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म जो होता है सोडियम क्लोराइड का, जो उसका लिक्विड सोल्यूशन होता है सोडियम क्लोराइड, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ब्राइन। क्या बोलते हैं? ब्राइन। ये भी याद करना है, एग्जाम में पूछता है। इसकी जब ब्राइन की हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, क्या करते हैं हम? इलेक्ट्रोलिसिस। किसकी? ब्राइन की। जब हम ब्राइन की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं तो इस इलेक्ट्रोलिसिस करने वाले प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या बोलते हैं? क्लोर एल्कली प्रोसेस। तो जब भी हम क्या करते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl की, जब हम क्या करते हैं एक्वस सोल्यूशन जो होती है, पहली बात एग्जाम में ये पूछे, उसको बोलते हैं ब्राइन। इसकी जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं क्लोर एल्कली प्रोसेस में, उसके जो बाय प्रोडक्ट में निकलता है वो हमारे पास क्या निकलता है? हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। यही क्वेश्चन था, किसका यूज किया जाता है प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन और क्लोरीन, ठीक है। तो Cl2H2 कहां पे निकलता है? जब हम इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, किसके? सोडियम क्लोराइड। और सोडियम क्लोराइड की जो एक्वस सोल्यूशन है उसको ब्राइन कहते हैं, ये वर्ड भी तुम्हें याद रखना है। दिस इज क्लियर। सर एक क्वेश्चन में इतना टाइम लग रहा है, तो इस सेशन में कितना टाइम लगेगा? क्या तुम्हें क्यों दिक्कत है? सेशन में कितना टाइम लगेगा? हमें पढ़ना है, हमें कंसेप्ट क्लियर करना है। एक क्वेश्चन के साथ 5-5, 6-6 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड कवर हो रहे हैं, तो ये भी तो देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगर तुम्हें पढ़ के गड़बड़ हो रही है तो हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है द न्यूट्रल वायर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट हैज द कलर। जो आपके घरों में न्यूट्रल वायर होती है, इंडिया की बात कर रहा हूं, उसमें क्या देखो आपके घरों में मेनली 2-3 तारें ही चलती हैं, ठीक है। मेनली एक तो रेड कलर की वायर होती है, ठीक है, मेनली रेड कलर की वायर। जो रेड कलर की वायर होती है वो लाइव वायर होती है, जिसमें करंट होता है। लाइव वायर बोल रहा हूँ, फेस वायर बोल रहा हूँ, वो कौन सी होती है? रेड कलर की वायर, ठीक है। जो ग्रीन कलर की वायर होती है ना, वो वायर होती है जिसको आपने अर्थिंग किया होता है, ठीक है। अर्थिंग है जिसको ग्राउंड में डाला
डाला होता है ताकि अगर एक्सेस में करंट कहीं पर आ जाए तो वो कहाँ पे चल जाए, अर्थ में। जो आपकी ब्लैक कलर की करंट होती है ना घरों पे, वो न्यूट्रल वायर होती है। क्या होती है? न्यूट्रल वायर। देखो आपका करंट, आपकी दो पानी की टंकी है, कॉमन सेंस लगाओ, दो पानी की टंकी अगर वो मैंने इक्वल इक्वल भरी हुई है तो क्या एक में से दूसरे में पानी जाएगा? कभी नहीं जा सकता। एक टंकी में पानी ज्यादा होगा, एक में कम होगा, तभी एक से दूसरे में पानी फ्लो करे। यही बिजली ऐसे ही चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी यही है। एक पानी की टंकी भरी हुई है, एक में पानी नहीं है, तो एक जब से भरी से खाली वाली में पानी जाता रहता है, करंट फ्लो करता रहता है। मतलब होता क्या है, एक होती है हमारी लाइव वायर या फेस वायर जिसमें चार्ज होता है, ठीक है, जिसमें करंट होता है। एक होता है न्यूट्रल जिसमें कोई नहीं है। इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट किया है, तो भाई ये खाली है, ये भरी हुई है, तो जब तक खाली से भरी हुई है तो ये करंट फ्लो करती रहेगी। तो बीच में हमने एप्लियंसेस लगा दिए तो हमारे घरों में करंट अच्छे से चल रही है और हम इंजॉय कर रहे हैं। और अगर मान लो करंट यहाँ पे भर जाएगी तो उसके लिए हमने अर्थिंग कर दी है, ताकि अगर एक्सेस में करंट हो तो वो धरती के अंदर चल जाए, क्योंकि अर्थ जो है वो मतलब एक सिंक है चार्ज का, तो कोई भी चार्ज आएगा इसमें। इनफैक्ट जो थंडरिंग की इतनी बड़ी लाइटनिंग होती है वो भी तो धरती की तरफ ही जाती है, ठीक है। तो ये आपका लाइव वायर, न्यूट्रल वायर, और किस किस कलर की होती है ये याद करना है। रेड जो है लाइव वायर या फेस वायर को रिप्रेजेंट करता है, ग्रीन जो है अर्थिंग या ग्राउंड वायर, और ब्लैक जो है न्यूट्रल वायर को रिप्रेजेंट करता है। सर हमें सब आता है, हमें सब समझ है। नेक्स्ट देखो, द फॉरवर्ड मोशन इन स्विमिंग टेक्स प्लेस बिकॉज, अब कईयों के सिलेबस में जैसे ये होता है लॉज ऑफ मोशन वगैरह टॉपिक, तो आप देखो फॉरवर्ड मोशन जो है स्विमिंग में वो किसकी वजह से होता है? थर्ड लॉ ऑफ मोशन, फोर्थ लॉ, सेकंड लॉ और फर्स्ट लॉ। सर फोर्थ लॉ तो मैंने अभी तक सुना नहीं, तीन ही लॉ ऑफ मोशन सुने, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। देखो सिंपली है लॉ ऑफ मोशन में, यहां पे समझा देता हूं। आपका फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि इस यूनिवर्स में अगर कोई चीज रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई चीज मूव करिए वो मूव ही करती रहेगी। मतलब कोई भी चीज इस यूनिवर्स की अपने आप खुद की स्टेट चेंज नहीं कर सकती, हम फोर्स लगाएंगे तो स्टेट चेंज होगी। मान लो मेरे सामने इस टाइम अगर लैपटॉप पड़ा हुआ है तो ये खुद ब खुद चलने नहीं लगेगा, मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये चलेगा। तो ये कहता है फर्स्ट लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ ये कहता है कि जो फोर्स आप लगाते हो इसकी वजह से बॉडी का क्या चेंज होता है? मोमेंटम चेंज होता है। क्या चेंज होता है? मोमेंटम। ये कभी किसी और दिन समझाऊंगा, बॉडी का मोमेंटम चेंज होता है। तो जितना बॉडी का जितना मोमेंटम चेंज करना चाहते हो उतनी फोर्स आपको लगानी पड़ेगी। ये सेकंड लॉ कहता है, और यहीं से एक फॉर्मूला निकलता है, F इज इक्वल्स टू ma, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, फोर्स की यूनिट होता है न्यूटन। ये कुछ चीजें। थर्ड लॉ कहता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब अगर एक बॉडी ए है वो बी के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा बी भी ए के ऊपर उतना ही फोर्स लगाएगा, बट दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होती है। मतलब मान लो ए बी के ऊपर फोर्स लगा रहा है 5 न्यूटन, तो बी भी ए के ऊपर 5 न्यूटन ही फोर्स लगाएगा, बट अपोजिट डायरेक्शन। अगर ये इधर लगा रहा है ये इधर लगाएगा। ये कहता है न्यूटन थर्ड लॉ। अब कहता है कि जो आप स्विमिंग करते हो तो उसमें कौन सा लॉ ऑफ मोशन, अब जो मैंने तीनों कंसेप्ट पढ़ाए आपको इसको यहाँ पे यूज करो। जब हम स्विमिंग करते हैं, अगर तुमने कभी स्विमिंग की होगी या बोटिंग करते हुए किसी को देखा होगा, तो जब आप स्विमिंग करते हो आप पानी को पीछे धकेलते हो ना, हाथ से पानी को पीछे धकेलते हो, पानी को पीछे धकेलते हो, आप आगे जाते हो। ये क्या हो रहा है? ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन ही तो है। आप पानी को पीछे वाली तरफ फोर्स लगा रहे हो, पानी आपको आगे वाली तरफ फोर्स लगा रहा है। यही तो न्यूटन थर्ड लॉ कहता है। अगर आप एक बॉडी पे जितनी फोर्स लगाओगे उतनी दूसरी बॉडी भी आप पे फोर्स लगाएगी, बट अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जितना आप पानी को पीछे धकेलोगे उतना आप आगे जाओगे। आप तेज तेज पानी को पीछे करोगे, आप तेज स्विमिंग करते हो तो स्विमिंग कंपटीशन में जीत जाते हो। तो ये न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन इसकी एग्जाम्पल। भाई इससे बेसिक और कैसे समझाऊं आपको, आई होप आपको समझ आया होगा। तो यही है न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। एक और क्वेश्चन ऐसे डाला क्योंकि यहां से क्वेश्चन आते हैं। अगर एक बस सडनली रुक जाती है तो पैसेंजर जो है वो कहां गिरते हैं? पीछे। अगर एक बस सडनली चलती है, पहले अगर एक बस सडनली चलती है तो पैसेंजर जो है पीछे गिरते हैं। ये कौन सा लॉ ऑफ मोशन है? फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। देखो ये जो भी इसको बोलते हैं इनर्शिया। क्या बोलते हैं? इनर्शिया। और आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ये क्वेश्चन भी डायरेक्टली एग्जाम में आता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी को ही लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। क्या न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता था? अभी तो बताया, अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, अगर वो बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। मान लो आप एक गाड़ी में खड़े थे, ठीक है, आप एक गाड़ी में खड़े थे और ड्राइवर ने जगदम जो है गाड़ी स्टार्ट कर दी, एक इंस्टेंट में गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी आगे वो तेज कर गया, तो आप पीछे की तरफ गिरते हो। हमेशा आप में से हम सब के साथ ये हुआ है। तो जब भी गाड़ी एक इंस्टेंट में स्टार्ट हो जाती है हम पीछे गिरना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसका रीजन ये, हम रेस्ट में थे, हमारी बॉडी अभी रेस्ट में ही रहना चाहती है, तो बट ड्राइवर ने उसको मोशन में कर दिया, हमारी बॉडी अभी रेस्ट में ही रहना चाहती है। मान लो तुम एक जगह पे खड़ा रहना चाहते हो और तुम्हें कोई धक्का दे रहा है, ठीक है, ये वाली सिचुएशन होगी। तो इसका मतलब ये है कि आप अभी रेस्ट में ही रहना चाहते थे, तो आपकी जो बट ड्राइवर है उसने मूव कर दिया। ड्राइवर ने जैसे ही मूव किया आपकी लेग्स डायरेक्ट कांटेक्ट में थी, उसने तो मोशन को समझ लिया, बट आपकी अपर बॉडी अभी तक मोशन समझ नहीं पाई, वो पीछे ही गिरती रहती है, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है और नीचे से गाड़ी आगे निकल गई, ठीक है, तो मतलब आप थोड़ा पीछे गिरते हो। इसी तरह आपका जब ड्राइवर सडनली ब्रेक लगाता है,
कभी भी अगर आप गाड़ी में बैठे हो सडनली कहीं ब्रेक लगते हो, आप आगे वाली तरफ गिरते हो, ठीक है, फिर आगे वाला जो वो होता है ना सवारी होती है, वो आपको फिर लगा देती है थप्पड़ वप्पड़ कि आप आगे हमारे पे क्यों गिर रहे हो। बट आप बोलो फिर मेरी गलती थोड़ी है भाई, ये ड्राइवर ने ब्रेक लगाया। आप यही बोलते हो क्यों? जब गाड़ी चल रही थी, गाड़ी मोशन में थी, आप भी समझ लो आप भी मोशन में थे, बट जैसे ही गाड़ी ने ब्रेक लगाई तो आप मोशन में ही रहना चाहते हो अभी, क्योंकि फर्स्ट लॉ कहता है बॉडी अपनी स्टेट चेंज नहीं करना चाहती। अगर वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, मोशन है तो मोशन में ही रहना चाहती। आप अपनी स्टेट नहीं चेंज करना चाहते हो, बट आप क्या हो गया, आगे घिस जाओगे, क्योंकि आप गाड़ी रेस्ट में आ गई, आप मोशन ही करना चाहते हो तो आप आगे घिस जाते हो। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की वजह से होता है, जिसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन कहता है द ऑर्गेनिज्म विद सेल्स हैविंग न्यूक्लियर मटेरियल विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर कॉल्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो, वी हैव टू टाइप्स ऑफ सेल्स, वन इज नोन एज प्रोकैरियोट्स एंड सेकंड वन इज यूकैरियोट्स। क्या? यूकैरियोट्स। ठीक है, ये आप समझना कंसेप्ट है। प्रो होता है प्रिमिटिव, पुराने। प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं, पहली बात, जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। क्या होती? न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, और यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। प्रोकैरियोट वो होते हैं जिनमें जो मेम्ब्रेन बेस्ड सेल, और अगर मेम्ब्रेन ही नहीं है तो मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनील भी यहाँ पर नहीं होते। मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेनील्स यहाँ पर नहीं होते, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, दिस दैट, लटर फटर जो भी हैं, लाइसोसोम वगैरह, ये सब नहीं होते, बट यूकैरियोट्स में वो होते हैं। ठीक है, ये इनमें डिफरेंस है। जो छोटे पुराने सेल्स होते हैं ना, उनको बोलते हैं प्रोकैरियोट, जैसे बैक्टीरियल लेवल पर। जो बड़े सेल्स हैं जैसे हमारे से, ये यूकैरियोटिक लेवल के सेल आ जाते हैं। तो ये पूछा है वो ऑर्गेनिज्म जिनके सेल्स हैं उनका न्यूक्लियर मटेरियल तो है बट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट। तो इसमें कुछ इतना सोचने वाला नहीं था, ये सिंपली आप जब छोटी क्लासेस में पढ़ते हो तो सेल्स को प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में डिवाइड करते हो, उसी में प्रोकैरियोट्स वो सेल्स होते हैं प्रिमिटिव, पुराने, जिनके न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, और ना ही इनमें मेम्ब्रेन बेस्ड सेल ऑर्गेन प्रेजेंट होते हैं, बट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम। इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो करती है? देखो, एक सिंपल सा सर्किट बना के समझते हैं ताकि तुम्हें ना ये कभी भूले ना। मान लो ये मेरा बल्ब है, ठीक है, ये मैंने बल्ब को ग्लो करवाना है, ठीक है, और मैं क्या करूंगा, बैटरी लगाऊंगा तो बल्ब ग्लो करेगा। ठीक है, आपकी बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल, बड़े वाला डंडा, और छोटा जो होता है उसको बोलते हैं नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और घूम के यहां पर जाते हैं इस पॉजिटिव टर्मिनल में। जब भी एक चार्ज फ्लो करता है पर्टिकुलर डायरेक्शन में तो करंट बनती है। ठीक है, अब ये चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन, ये नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल में जाता है, बट जो करंट की डायरेक्शन है वो हम मानते हैं पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। क्या मानते हैं? पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये हमेशा याद रखना, चार्ज नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इज द चार्ज ना। देखो, आपने इलेक्ट्रिक करंट, जब करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था, आपने 9th 10th क्लास में पढ़ा था, द फ्लो ऑफ चार्ज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज करंट। चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करेगा तो करंट बनेगा, तो चार्ज एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो करंट बना रहा है, बट चार्ज की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन नहीं होती है। करंट की डायरेक्शन हमेशा एक सर्किट में पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल होती है। तो आपको किसकी डायरेक्शन पूछा है? चार्ज की पूछा है, करंट की पूछा है, तो आपको पूछा है डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो हमेशा कहां से होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। बच्चे मैक्सिमम इस क्वेश्चन में गलती कर देते हैं। ठीक है, तो आपने ये गलती नहीं करनी है। करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल और इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल। अब आएगा तो आप गड़बड़ तुम नहीं करोगे तो फिर तुम्हारी गलती है। इतने अच्छे से पढ़ाया फिर भी गड़बड़ करनी है क्या? एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के एसआई यूनिट क्या होते हैं? देखो, मैंने आपको बोला था, आपके पीछे वाला जो मैराथन सेशन है जनरल साइंस का, वो देखो पहले, फिर आपको समझ आएंगी चीजें। ठीक है, आप मैराथन सेशन में प्लेलिस्ट में जाना, वहां मिल जाएगा, जनरल साइंस न्यू सीरीज में मिल जाएगा। देखो, आपका सिंपली, मैंने आपको जब 7 फंडामेंटल यूनिट पढ़ाए थे, मैंने आपको बताया था कोई भी जो लेंथ है हम वो किस में कैलकुलेट करते हैं? मीटर में। ठीक है, और टाइम को हम किस में कैलकुलेट करते हैं? सेकंड में। 7 में से 2 तो ये थे। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब एक चीज होती है हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या होता है? आपने टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। ठीक है, मान लो आपने क्या किया, आपने जम्मू से दिल्ली ट्रेवल कर रहे हो। ठीक है, तो आप बाय रोड जो पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, दैट इज नोन है, पूरा पाथ जो ट्रेवल किया, अगर अपनी गाड़ी में गए तो दैट इज डिस्टेंस। ठीक है, एक चीज होती है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट? ये फर्क होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब अगर मैं जम्मू से दिल्ली एक लाइन लगा दूं शॉर्ट वाली, वो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है दैट इज नोन है डिस्प्लेसमेंट।
आप जो डिस्टेंस होता है उसकी आप डायरेक्शन नहीं बता सकते। मान लो आप जम्मू से दिल्ली गए तो गाड़ी ने 50 बार तो टर्न किया, तो कौन सी डायरेक्शन में आप गए आप नहीं बता सकते। बट डिस्प्लेसमेंट एक सिंगल लाइन है तो आप बता सकते हो कौन सी डायरेक्शन में। तो मतलब डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होती है और डिस्टेंस में नहीं होती है। तो जिस चीज में डायरेक्शन आप बताते हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी, और जिसमें डायरेक्शन नहीं बताते हो वो होती है स्केलर क्वांटिटी। पहले तो ये पता होना चाहिए, डिस्टेंस आपका स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब आपकी स्पीड कैसे बनती है? स्पीड बनती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। कैसे बनती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मुझे स्पीड के यूनिट देखने तो मैं कैसे बताऊंगा? डिस्टेंस के होते हैं मीटर, टाइम के सेकंड, मतलब स्पीड के यूनिट मीटर पर सेकंड। इसी तरह वेलोसिटी एक टर्म होती है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट भी तो एक तरह की लेंथ ही है ना, तो इसके भी यूनिट मीटर पर सेकंड होंगे। बट वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें डायरेक्शन बताई जाती है, बट स्पीड में डायरेक्शन नहीं बताई जाती। इसी वेलोसिटी से बनता है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या होती है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। अभी आपने वेलोसिटी के यूनिट निकाले मीटर पर सेकंड, और नीचे टाइम है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो टाइम क्या आ जाएंगे? सेकंड। मतलब नीचे 2 बार सेकंड हो जाएगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन के यूनिट हो जाएंगे मीटर पर सेकंड के। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बताने में ऐसे ही बता देता है एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड के, बट तुम्हें क्या समझ आता? इसलिए मैंने कोशिश करी कि तुम्हें डिस्टेंस से कहानी शुरू। देखो डिस्टेंस होता है टोटल पाथ ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट, इसमें डायरेक्शन का कोई लेना देना है, इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, इसमें डायरेक्शन का लेना देना होता है, इसलिए इसको वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। डिस्टेंस से बनती है स्पीड। स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस के मीटर, टाइम के सेकंड, तो मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड। एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अगर मीटर पर सेकंड है तो एक्सेलरेशन हो जाएगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। दिस इज आल्सो क्लियर टू यू। यहां तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई भी यूनिट पूछे तो कर लोगे। जैसे फोर्स के यूनिट पूछे, फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। फोर्स के यूनिट न्यूटन होते हैं। दिस इज क्लियर टू यू। अभी तक हमने 9 क्वेश्चन जस्ट कवर किए हैं, बट वी हैव टेकन 26 मिनट्स इन डिस्कसिंग दिस 9 क्वेश्चन। तो समझ लो कि कितनी चीजें हम इंपॉर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड देख रहे हैं साथ साथ। नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद पानी वानी पियेंगे, ब्रेक लेंगे, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ब्रेक काइंड ऑफ 2 मिनट की, ठीक है। देखो आप पूछा है रिंग वॉर्म कौन सी डिसीज होती है, अच्छे समझना। रिंग वॉर्म जो है वो कौन कॉज करता है? बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, वायरल, फंगल। भाई पिछले सेशन में, मैराथन सेशन में, मैंने जो भी बैक्टीरियल डिसीज है वो आपको बाय टिक पढ़ाई थी, ठीक है। तो कल टीटी ने सबको पकड़ा विदाउट टिकट, ऐसे पढ़ाया था आपको, ठीक है। कॉलरा, लेप्रोसी, टेटनस, टाइफाइड, ठीक है, निमोनिया, ठीक है, साइफिलिस, ये वो ऐसे करके पढ़ाया था, ठीक है। तो आज हमने ये देखा कि रिंग वॉर्म कौन सी है। देखो रिंग वॉर्म जो है ये डिजीज होते हैं फंगस। जो आपकी स्किन रिलेटेड डिजीज होते हैं वो मेनली फंगस कॉज करता है, ठीक है। जैसे आपको और कौन सी फंगल डिसीज है? जैसे एथलीट्स फुट, ये भी पूछता है एग्जाम में, ये कौन सी डिसीज है? ये भी फंगल डिसीज है। फिर एक है एस्पर जिलोसिस, ठीक है, जिलोसिस, ये भी इसकी है। एक है कैंडिड, क्या? कैंडिडियासिस। आपने कैंडिड उसका पाउडर का भी नाम सुना होगा जो एक्ने वगैरह में यूज करते हैं, ठीक है। एक म्यूकोरमिकोसिस। ये सारे कौन सी हैं? ये सारी फंगस डिजीज, मतलब आपकी स्किन रिलेटेड डिसीज मेनली फंगल डिसीज होती है। एक तो ये पूछता है एग्जाम में। फिर आपको सिर्फ फंगस तो ही पूछेगा, आपको कोई और भी पूछ सकता है। मान लो आपको पूछे कि ऐसी कौन सी डिसीज है जो प्रोटोजोआ कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करता है। तो मैंने ऐसे एक ट्रिक बनाई थी। साहिल तेरी MA हो गई क्या? तेरी MA हो गई क्या, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो। इसमें कुछ मैं इंपॉर्टेंट याद कर लूंगा। साहिल से स्लीपिंग सिकनेस, ये एग्जाम में पूछता है। स्लीपिंग सिकनेस, तो ये कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ कॉज करता है, ठीक है, प्रोटोजोआ डिसीज है। तेरी से आप ट्राइकोर मोनियासिस, ये याद कर सकते हो, ये पूछ सकते हैं। MA से आप मलेरिया, MA से मलेरिया, सॉरी इंपॉर्टेंट है मलेरिया, ये इंपॉर्टेंट पूछता है मलेरिया। और हमारे पास दूसरा अमीबिक डिसेंट्री, ये पूछता है एग्जाम में, तो ये याद कर लो, ये याद कर लेंगे, इंपॉर्टेंट। स्लीपिंग सिकनेस इंपॉर्टेंट, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, ये पूछता है, ठीक है। और गे से गाइडियासिस याद कर सकते हो, गाइडियासिस। और के से काला अजहर, ये सारी जो है ये भी पूछता है, ये प्रोटोजोआ की डिसीज है। स्लीपिंग सिकनेस, मलेरिया, अमीबिक डिसेंट्री, काला अजहर, ये पूछ सकता है। फिर बैक्टीरिया के हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो एक और देख लेते हैं वायरस की इंपॉर्टेंट जो वायरल कॉज करता है, ठीक है, वायरस की वजह से होती है। जैसे सबसे पहले एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, HIV वायरस कॉज करता है। पोलियो, ठीक है। इन्फ्लुएंजा इज ऑल्सो वायरल डिसीज, ये नाम याद कर लो भाई, पूछेगा। चिकन पॉक्स इज ऑल्सो इन वायरल डिसीज। स्मॉल पॉक्स, ये कौन कॉज करता है? ये भी देखना है, ये कभी किसी लेक्चर में देखेंगे। मीजल्स इज ऑल्सो वायरल डिसीज, ठीक है। फिर रेबीज कुत्ता काटने से। हेपेटाइटिस, ठीक है, ये तो हमने कल भी देखा था, लीवर में इन्फ्लेशन हो जाती है, इन्फ्लेमेशन, ठीक है। ये सारी वायरल डिसीज, ये कुछ इंपॉर्टेंट डिसीज हैं जो आप देख सकते हो, ठीक है। तो आप रिवाइज करो ये सब चीजें। एक सेकेंड में पानी पी लेता हूँ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आगे, ठीक है। ठीक है,
आई होप आपको यहाँ तक सेशन में कोई दिक्कत नहीं आई है। तो वी हैव कंप्लीटेड नियर अबाउट 10 क्वेश्चंस एंड अप्रॉक्सीमेट 50 to 60 क्वेश्चन। और अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो और अगर आपको ये कंटेंट मेरा पसंद आता है तो इट हार्डली टेक्स अ सेकंड टू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल। और बाकी टेलीग्राम और व्हाट्सएप के लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हैं, उसको भी जरूर ज्वाइन कर लो, वहां से भी आपको हेल्प मिलेगी। बट मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल इफ यू फाइंड दिस कंटेंट अप्रोप्रिएट फॉर यू, ठीक है? तो आप कर सकते हो इसको सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? पहले क्वेश्चन स्टडी करो, खुद ट्राई करो एक बार। ये तो क्वेश्चन सबको आना चाहिए, तो बचपन से पढ़ रहे हैं इस क्वेश्चन को। देखो हाँ, आपका क्वेश्चन कहता है द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी। भाई आपकी जो हड्डियां हैं उसमें सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ठीक है, लॉन्गेस्ट बोन आपकी बॉडी में कौन सी है? उल्ना, ह्यूमरस, फीमर, टिबिया। देखो सबसे पहले दो आपको इंपॉर्टेंट याद रखनी है। फीमर जो है आपकी सबसे लंबी बोन है, ठीक है? ये आपकी जो है कहाँ पे होती है? थाइज वाली, ठीक है? थाइज की बोन है, थाइज की बोन, ठीक है? ये सबसे लंबी बोन है, ठीक है? और सबसे स्मॉलेस्ट पूछ लेता है कई बार। सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारी बॉडी की बोन है डेट इज नोन है स्टेप्स बोलो या स्टिरअप बोलो, ठीक है? ये कहाँ पर होती है? ये हमारे मिडल ईयर में है, ठीक है? तो कान में है, तो ईयर में, मिडल ईयर में है ये बोन, आपको याद रखना, ठीक है? तो लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी और स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, ये कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा गया है, तो थोड़ा बहुत इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो आपको आता था। अब ह्यूमन ब्रेन के पार्ट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, वहां से क्वेश्चन पूछते हैं। देखो ह्यूमन ब्रेन के मेन पार्ट में बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन का आप आंसर करना। देखो हमारा जो ब्रेन है ना, उसको हमने 3 पार्ट में मेनली डिवाइड किया। फर्स्ट वन इज फोर ब्रेन, जो सामने आपका माथे के ऊपर वाला सिर जो है। फिर उसके बाद मिड ब्रेन आपका आ जाता है बीच वाला, और हाइंड ब्रेन जो आपके पीछे वाला सिर है, ठीक है? फोर ब्रेन में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बड़ा पार्ट जो ब्रेन का सेरिब्रम, वो फोर ब्रेन में आता है। फिर हाइपोथैलेमस, जिसके हम ग्लैंड की बात कर रहे थे, हाइपोथैलेमस, वो भी यहीं पर है, और थैलेमस भी यहीं पर है, ठीक है? ये याद रखना, ये सारे फोर ब्रेन में आते हैं, पूछ लेता है। फिर आपका मिड ब्रेन आ गया। फिर हाइंड ब्रेन में आपके पोन्स आते हैं, ठीक है? पोन्स आते हैं। सेरिब्लम, वो भ्रम था, ये सेरिब्लम है, ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है ब्रेन का पार्ट। और तीसरा मेडुला ऑब्लोंगेटा, क्या? मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये 3 भी आप याद रखोगे। दिस इज क्लियर? फोर ब्रेन आपके सामने का जो मस्तक है ना, माथा वाला ऊपर वाला पोर्शन, उसमें सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। फिर उसके बाद मिड ब्रेन आ जाता है। उसके बाद हाइंड ब्रेन जो आपका पीछे वाला सिर है, उसमें पोन, सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा आपके आ जाते हैं। अब पूछ क्या रहा है? विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर और हंगर? आपका बॉडी टेम्परेचर कितना है, आपको भूख लग रही है कि नहीं लग रही है, ये सब कौन रेगुलेट करता है? सेरिब्लम, हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा या थैलेमस। तो ये सब रेगुलेट करने का काम हाइपोथैलेमस का होता है, ठीक है? दिस इज क्लियर? तो ये आप देख लेना एक। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपके सेरिब्रम और मेडुला ऑब्लोंगेटा का बता देता हूँ। फोर ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो था सेरिब्रम वाला, ठीक है? फोर ब्रेन वाला, ये सबसे बड़ा पार्ट है। तो लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन आप इसको बोलोगे, ठीक है? लार्जेस्ट। आपका जो भी सेंसरी या विजुअल, मतलब यार देखो, आप किसी चीज को देखते हो, आपका ब्रेन इंटरप्रेट करता है। आप किसी चीज, कोई चीज आपको छूती है, आपको पता चलता है किसने छुआ है, ठीक है? ये सारी चीजें जो सेंसरी, विजुअल, ये सब कुछ चीजें हैं ना, लॉजिक, लैंग्वेज, आपके थॉट, ये सब चीजें जो है ये सेरिब्रम देखता है, मतलब सोचने वाला दिमाग यही है, ठीक है? उसके बाद हम अगर बात करें सेरिब्लम की, जो आपके हाइंड ब्रेन में होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सेरिब्लम का काम, ये सेकंड नंबर पे लार्जेस्ट है। इनका काम है आपके बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, ठीक है? बॉडी पोस्चर को मेंटेन करना, मतलब आप चलते कैसे हो, आपकी बॉडी, वो सारा चीजें जो है सेरिब्लम में आ जाती है, ठीक है? और तीसरा आपका जो पार्ट है मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो इंपॉर्टेंट है, मेडुला ऑब्लोंगेटा। मेडुला ऑब्लोंगेटा का काम है आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ ये कनेक्ट होता है। ऑब्लोंगेटा आपके, एक तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के साथ, मतलब ये सबसे पीछे होगा, तो स्पाइनल कॉर्ड के साथ कनेक्ट होता है। स्पाइनल कॉर्ड भी रिफ्लेक्स सेक्शन देखती है, ठीक है? उसके साथ जैसे आपको कोई भी रिफ्लेक्स एक्शन है आपके, मान लो जैसे आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको कफ स्नीजिंग हो रही है, ठीक है? आपकी कोई गैस्ट्रिक रिस्पॉन्सेज हैं, ठीक है? तो ये सारे जो है मेडुला ऑब्लोंगेटा देखता है। तो थोड़ा थोड़ा ना आपको बॉडी पार्ट्स के फंक्शन पता होना चाहिए। जैसे किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स होते हैं, उनका फंक्शन यूनिट है। लंग्स के अंदर एल्वेलीज होते हैं, जो एयर एक्सचेंज करते हैं। फूड में, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाइज प्रेजेंट होते हैं, जो क्या करते हैं? फूड का एक्सचेंज करते हैं। हर एक बॉडी जो आपका ऑर्गन सिस्टम है ना, उसका कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीज है जहां से क्वेश्चन आता है। तो ब्रेन में ये इंपॉर्टेंट था, जहां से क्वेश्चन पूछता है उसको हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है? दिस इज क्लियर? सर बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, नहीं ज्यादा हो रहा है, डोंट वरी, आई विल कवर इट विद द वे कि आपको सब समझ आए, ठीक है? व्हेन व्हाइट लाइट पासिस थ्रू अ प्रिज्म, ये प्रिज्म है, ठीक है?
इसमें जब व्हाइट लाइट हम पास करते हैं तो एक फिनोमेना, तो आपको पता है वो लाइट जो है 7 कलर में टूट जाती है, जिसको आप बोलते हो विबग्योर। क्या बोलते हो? विबग्योर। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। मैंने आपको लास्ट सेशन में पढ़ाया था रेड की सबसे ज्यादा वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम वेवलेंथ किसकी होती है? रेड की। इसलिए रेड कलर को आप दूर से भी देख सकते हो, जैसे डेंजर का साइन। इस फिनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? जब एक व्हाइट लाइट प्रिज्म में पड़ने के बाद उसके 7 कलर्स में टूट जाते हैं, इस प्रोसेस को बोलते हैं डिस्पर्शन ऑफ लाइट। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन ऑफ लाइट। आपको थोड़ा पता हो, जैसे रिफ्लेक्शन क्या होता है, मान लो ये आपका मिरर है, मिरर के ऊपर लाइट गिरने के बाद वापस पीछे आई, दैट इज नोन एज रिफ्लेक्शन। एक प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन। क्या होता है रिफ्रैक्शन? मान लो ऊपर हवा थी और नीचे पानी था, तो जब हवा से अगर सपोज करो लाइट पानी में जा रही है तो अपना रास्ता चेंज कर देती है, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? भाई ये फिनोमेनॉन ही नहीं पता होता है, डायरेक्टली क्वेश्चन मारा, इस फिनोमेनॉन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। मैं आपको फिनोमेनॉन समझा रहा हूँ, ये होता है रिफ्रैक्शन। और जब लाइट टकरा के वापस आती है दैट इज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्ट करना मतलब टकरा के वापस, जब मिरर को टकरा के रिफ्लेक्शन। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट का पाथ चेंज हो जाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। एक लाइट का प्रिज्म में अपने कलर्स में टूटना, दैट इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ लाइट्स, आप उसको बोल सकते हो डिस्पर्शन, ठीक है। और एक आपने इंपॉर्टेंट फिनोमेनॉन होता है स्कैटरिंग, वो भी कई बार एग्जाम में पूछता है। आपको पूछेगा कि आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? आसमान का कलर ब्लू क्यों होता है? सुबह के टाइम, सनराइज के टाइम आसमान रेड क्यों होता है, ठीक है। और टिंडाल इफेक्ट क्यों होता है? आप कई बार आपके कमरे में धूप पड़ रही है तो आप देखो वो धूल के कारण आपको धूप में चमकते हुए दिखते हैं, ये सारे स्कैटरिंग की वजह से होते हैं। स्कैटरिंग क्या होता है? देखो, जब किसी पार्टिकल का साइज वेवलेंथ ऑफ लाइट के बराबर हो जाता है ना, तो क्या करता है वो पार्टिकल कुछ लाइट को एब्जॉर्ब करता है और वापस उसको डिफरेंट डायरेक्शंस में भेजता है। उसकी वजह से ना वो पार्टिकल या तो चमकने शुरू हो जाता है या कोई लाइट का कलर चमकने शुरू हो जाता है, इसलिए हमें पूरा आसमान ब्लू दिखाई देता है, हमें समुद्र ब्लू दिखाई देता है। ये सारा फिनोमेना किसकी वजह से होता है? स्कैटरिंग की वजह से। ये एग्जाम के लिए याद कर लेना, ठीक है। तो ब्लू कलर ऑफ द स्काई इज बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग। ओशन का कलर हमें ब्लू, भाई ओशन का पानी ग्लास में डालो तो वो ब्लू होता है? कभी नहीं होता है। बट अगर आप ओशन को दूर से देखोगे वो आपको ब्लू दिखाई देता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द स्कैटरिंग ऑफ लाइट। मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग के टाइम में सन दूर है तो इसलिए हम रेड कलर दिखाए, क्योंकि आपको पता है रेड कलर की सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, वो दूर तक पहुंचता है। और टिंडाल इफेक्ट क्या होता है? जो लाइट की वजह से कुछ पार्टिकल, धूल के पार्टिकल, डस्ट पार्टिकल जो चमकने शुरू हो जाते हैं, तो जहां पे मान लो आपके घर की खिड़की से अगर धूप अंदर आ रही है तो आपको चमकते हुए पार्टिकल दिखेंगे, दैट इज नोन एज टिंडाल इफेक्ट, ठीक है। ये फिनोमेनॉन्स आपको फिजिक्स के पता होने चाहिए। नेक्स्ट देखो, आप क्वेश्चन थोड़े भागेंगे। लाइटेस्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट कौन सा? भाई सबसे पहला एलिमेंट, सबसे हल्का एलिमेंट, ठीक है। सबसे हल्का एलिमेंट हाइड्रोजन है। कौन सा? हाइड्रोजन। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ये आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। क्वेश्चन 45 देखो, एलपीजी मेनली कंटेन्स, आपके घरों में जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है उसमें क्या, ये पूछता है सीएनजी में क्या होता है, एलपीजी में क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले एलपीजी देखते हैं। एलपीजी जो है वो मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन की बनी है, तो ये दो याद कर लेना। एलपीजी में मेनली प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। जो हमारी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है ये मेनली मिथेन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? मिथेन की, ठीक है। इसमें 85 से 95% तो सिर्फ मिथेन ही होती है, तो ये भी पूछ सकता है। तो सीएनजी में मेनली मिथेन होती है और एलपीजी मेनली प्रोपेन ब्यूटेन की बनी होती है। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस इज, इस अर्थ में नेचुरली पाया गया सबसे हार्ड सबस्टेंस क्या है? क्वार्ट्ज है, डायमंड है, ग्रेफाइट है या गोल्ड है? देखो, ग्रेफाइट हो गया, डायमंड हो गया, ये सब कार्बन के एलोट्रॉप्स हैं, ठीक है। लेकिन डायमंड जो है वो इस नेचर में सबसे ज्यादा हार्ड पाई गई चीज है, ठीक है। अब कई बार ना खाली ये नहीं पूछता हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस, अब थोड़ा इसको ट्रिकी बनाने पूछ सकता है कि हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस इन ह्यूमन बॉडी। इन ह्यूमन बॉडी, आपकी बॉडी में सबसे हार्ड चीज क्या है? सोचो, सबसे हार्ड चीज क्या है? टूथ इनेमल। आपका टूथ का जो इनेमल है ना वो हार्डेस्ट सबस्टेंस है इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। और अगर आपको पूछे कि हार्डेस्ट मेटल कौन सा है, हार्डेस्ट मेटल ऑन अर्थ, मेटल की बात करो, ऐसे तो सबसे हार्ड चीज डायमंड है, डायमंड इज नॉट अ मेटल, डायमंड कार्बन, ठीक है। वो थोड़ा लिंक देखो, तो टंगस्टन, हार्डेस्ट मेटल जो है वो कौन सा है? टंगस्टन है। वो कौन सा है? टंगस्टन। तो ये भी याद कर लेना, ठीक है। दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। हार्डेस्ट नेचुरल सबस्टेंस इज डायमंड, हार्डेस्ट पार्ट इन ह्यूमन बॉडी इज टूथ इनेमल और हार्डेस्ट मेटल इज टंगस्टन। आई होप दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो क्लियर टू यू। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम पेपर में इजिली अटेम्प्ट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 पे मूव कर। भाई ये तो मेटल्स नॉन मेटल्स में जो आपके 10th में चैप्टर है उसमें अलॉय से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है? ठीक हो, स्टेनलेस स्टील में मेनली आप किससे, एलॉय क्या होता है? एलॉय एक मिक्सचर होती है जिसमें एक मेटल होगा, दूसरा मेटल, नॉन मेटल, कुछ भी हो सकता है, या मेटल, नॉन मेटल्स, मेटल्स, इनके एलॉयज बनते हैं, ठीक है। उनकी प्रॉपर्टीज जो मेटल मिलके एलॉय बना है उससे अलग होती है, ठीक है। ऐसे जो है देखो लोहा खराब हो जाता है बट स्टेनलेस स्टील जल्दी खराब नहीं होता है। तो स्टेनलेस स्टील में हम आयरन का यूज करते हैं मेनली, क्रोमियम, निकल और थोड़ा सा कार्बन भी होता है, ठीक है।
अब एग्जाम में आपको मेनली एलॉय पूछता है, जैसे ब्रास का एलॉय, ब्रास कैसे बनता है, कॉपर और जिंक को मिला के, एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, ये मैंने बड़ी बार पढ़ा है। ब्रोंज मिलता है कॉपर और टीन को मिला के, किसको, कॉपर और टीन को, ठीक है। सोल्डर, सोल्डर जो है वो बनता है लेड और टीन को मिलाकर, किसको, लेड और टीन को, लेड का सिंबल पीबी होता है ना और टीन का एसएन होता है, इसलिए लेड और टीन को मिला के क्या बनता है, सोल्डर। एक जर्मन सिल्वर भी एग्जाम में पूछ लेता है, क्या, जर्मन सिल्वर, तो जर्मन सिल्वर जो है बनता है कॉपर, जिंक और निकल को अगर मैं मिला दूं तो जर्मन सिल्वर। एक होता है अमलगम, अमलगम क्या होता है, अमलगम एक ऐसा एलॉय जिसमें एक तो मरकरी है, दूसरा कोई भी हो सकता है, वन इज मरकरी एंड सेकंड वन इज एनी अदर, कोई भी हो सकता है, तो उसको बोलते हैं अमलगम, ठीक है। दिस इज क्लियर। तो हमने क्या देखा, स्टेनलेस स्टील किसका एलॉय है, आयरन, क्रोमियम और निकल का, ब्रास में कॉपर जिंक होते हैं, ब्रोंज में कॉपर टीन होते हैं, सोल्डर में लेड टीन होते हैं और जर्मन सिल्वर में कॉपर जिंक निकल होता है। दिस इज क्लियर टू यू, यहां पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर। भाई एक टेबल है वो आपको ना रटा होना चाहिए, ठीक है। अगर उस टेबल में वो आप बोलोगे तो मैं व्हाट्सएप में शेयर भी कर दूंगा। देखो सिंपली एग्जाम में पूछता है, मैं लिख भी देता हूं आपको, यहां से कहीं भी किसी भी एग्जाम में आपको, सिर्फ इस सब्जेक्ट में नहीं और भी सब्जेक्ट्स में यहां से क्वेश्चन पूछता रहता है। देखो पीटा का मतलब होता है, एक पीटा चीज होती है, उसका मतलब है 10⁻15, ठीक है। टेरा का मतलब होता है 10⁻12, ये लिख लो कहीं पर, ये ना कहीं इसी एग्जाम में पूछते ही। गीगा मतलब होता है 10⁻9, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, ठीक है, 10⁻6। किलो का मतलब सबको पता है, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो 10⁻3, ठीक है। उसका हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2, ठीक है, हेक्टो का मतलब होता है 10⁻2, ठीक है। अब ये तो आगे पॉजिटिव वाले, अब नेगेटिव में चलो, एक डेका भी लिख दो, डेका, डेका मतलब 10 to 10⁻1, ठीक है, इसमें ठीक है। अब उल्टा चलते हैं माइनस वाले में, एक होता है डेसी, डेसी का मतलब होता है 10⁻1, एक होता है सेंटी, ठीक है, सेंटी 10⁻2, ठीक है। एक होता है मिलीमीटर, मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻3, ठीक है। एक होता है माइक्रो, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻6। नैनो, नैनो का मतलब होता है 10⁻9। एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन का मतलब होता है 10⁻10। और उसके बाद होता है हमारे पास पीको, पीको का मतलब होता है 10⁻12। तो इतना भी याद कर लो, काम बन जाएगा। अब ये पूछा हाउ मेनी माइक्रोन्स आर देयर इन अ मीटर, तो देखो माइक्रोन कहाँ थी, ये कितनी पावर है, 10⁻6, तो यहाँ पे 10⁻6 वाला आपका आ जाएगा, 2460 वाला। मतलब एक, अगर आपको पूछे एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर हैं, तो 10⁻6 मीटर है। एक नैनोमीटर में कितने मीटर हैं, 10⁻9 मीटर है, ये देखो ना। एक एंगस्ट्रॉन में कितने मीटर है, 10⁻10 मीटर है। एक पिकोमीटर में कितने मीटर है, 10⁻12 मीटर। भाई ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा दुक्का तिक्का कोई ना कोई एग्जाम होता ही है जहां से इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपने ये कवर कर लिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपका इस पोर्शन में कमांड बन गई है, ठीक है। 3 से 4 क्वेश्चन और हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, तो इतना घबराओ मत, तो लेक्चर थोड़ी देर में कंक्लूड हो जाएगा, बहुत एसेंशियल इंफॉर्मेशन एक्वायर करने के बाद, ठीक है। तो हमने देखा डेसी 10⁻1, सेंटी 10⁻2, मिली 10⁻3, माइक्रो 10⁻6, नैनो 10⁻9, एंगस्ट्रॉन 10⁻10, पिको 10⁻12 और ये प्लस वाले आ गए, ठीक है। दिस इज क्लियर। कुछ तो पता ही आपको, किलो पता है, गीगा पता है, मेगा पता है, थोड़ा बहुत तो आपको पता ही था। नेक्स्ट देखो, पावर ऑफ अ लेंस इज -2 डायोप्टर, ठीक है। ओ यार ये मैंने पहले ही बोल दिया, डी स्टैंड्स फॉर, डी का मतलब डायोप्टर। देखो पावर किसी भी लेंस की, जो आप चश्मा पहनते हो ना, वो लेंस जो है उसकी पावर किस में कैलकुलेट होती है, डायोप्टर में कैलकुलेट होती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था। देखो अब बट हम यहाँ नहीं देखेंगे। अगर सपोज करो यहाँ पे पूछता है इसकी फोकल लेंथ निकालो, आपने एक फॉर्मूला याद रखना है, पावर किसी भी लेंस का निकालने का फॉर्मूला होता है 1/फोकल लेंथ, ठीक है। अब पावर दी हुई है -2, हमें निकालनी, अगर बोल देता फोकल लेंथ निकाल, तो कैसे निकाल, इस फोकल लेंथ को इधर ले जाओ, पावर यहाँ आ जाएगी, फोकल लेंथ हो जाएगा 1/पावर, तो 1/पावर कितनी है, -2, 2.0, तो ये कितना आ गया 0.5, ठीक है। आगे फोकल लेंथ। अब एग्जाम में क्वेश्चन पता क्या पूछेगा, ऐसे नहीं पूछेगा, एग्जाम में पूछेगा अगर किसी लेंस की पावर नेगेटिव है तो वो कौन सी लेंस है, कनकेव लेंस है, कन्वेक्स लेंस। जिसकी नेगेटिव पावर होती है वो कनकेव लेंस होती है। कौन सी होती है, कनकेव लेंस। और जिसकी पॉजिटिव पावर होती है वो कन्वेक्स लेंस होती है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में एक क्वेश्चन बताओगे, ठीक है, किसी सेशन में मैं आपको पढ़ा दूंगा ये सब, बट आप मुझे आज कमेंट सेक्शन में बताओगे, अगर किसी को दूर देखने में दिक्कत आ रही है तो वो कनकेव लेंस लगाएगा या कन्वेक्स लेंस लगाएगा, और अगर किसी को पास देखने में दिक्कत आ रही है तो वो कनकेव लगाएगा या कन्वेक्स लगाएगा। मतलब अगर किसी को मायोपिया है, मायोपिया होता है जब आप पास का देख सकते हो दूर का नहीं देख सकते हो। हाइपरमेट्रोपिया होता है जब आप दूर का देख सकते हो पास का नहीं देख सकते। तो आप मुझे बताओगे मायोपिया के केस में कौन सी लेंस लगती है और हाइपरमेट्रोपिया के केस में कौन सी लेंस लगती है। ये क्वेश्चन आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है
और मैंने इसलिए आपको होम असाइनमेंट दिया। आप सब मुझे इस क्वेश्चन का कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे। तो कनकेव लेंस जो है वो नेगेटिव होती है पावर उसकी, कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है। मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया कौन कौन सी लेंस लगती है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर दोगे। नेक्स्ट देखो, विच बेस इज प्रेजेंट इन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। यार मैंने ऑलरेडी बता दिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिसको इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था वो लास्ट सेशन देखो, जिसमें मैंने मैराथन में सारे पढ़ाए हुए इंपॉर्टेंट वाले, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, फिर कौन सा साल्ट है, पीटर साल्ट क्या है, ये वो सब हमने वहां पे साल्ट पेटर वगैरह सब कवर किया है। ठीक है, तो जो जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, जिप्सम का फॉर्मूला हो गया, पीओपी का हो गया, तो ये सारा हमने कवर किया, आप उसमें जाके देख सकते हो। ठीक है, दिस इज क्लियर। नेक्स्ट देखो, द मेल सेक्स ऑर्गन इन फ्लॉर इज। फ्लॉर में मेल सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? देखो देखो, फ्लॉर में इंपॉर्टेंट जो है ना 4 पार्ट होते हैं। ठीक है, एक होता है पेटल, पेटल मतलब पंखुड़ी जो उसकी फूल वाली, ठीक है, दैट इज नोन एज पेटल। एक उसके नीचे होता है सेपल, ठीक है, सेपल। इन दोनों का रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना है। इसको छोड़ के 2 पार्ट होते हैं जिनका रिप्रोडक्शन से लेना देना है। ठीक है, किसका रिप्रोडक्शन से लेना देना है? देखो, एक आ गया हमारे पास पिस्टल और एक आ गया स्टेमन। ठीक है, स्टेमन। ये 4 पार्ट आपको प्लांट के अच्छे से समझने, फ्लावर के सॉरी, प्लांट के फ्लावर के। फ्लावर का पेटल सेपल रिप्रोडक्शन में नहीं है ये दोनों। ठीक है, पिस्टल स्टेमन ये दोनों रिप्रोडक्शन में। पिस्टल जो है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज पिस्टल, और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन। तो स्टेमन मेल रिप्रोडक्टिव, एक फ्लावर में, फ्लावर के अंदर ही मेल भी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट इज स्टेमन, जिसके अंदर आपके एंथर और क्या आ जाते हैं, फिलामेंट। क्या आ जाते हैं? एंथर और फिलामेंट। ठीक है, यहां पर आपका जो है वो बनता है, जो आपका पोलन ग्रेन है वो कैरी होके कहां पर जाता है, पिस्टल में, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में, और वहां पर जाके सीड बनता है और फ्रूट बनता है। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पिस्टल में क्या क्या आ जाते हैं? पिस्टल में एक तो ओवरी है जहां पे एग बनेगा, एक स्टाइल है जो ओवरी को कनेक्ट करती है किसके साथ, स्टिग्मा के साथ। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो पोलन ग्रेन रिलीज होता है ना, जस्ट लाइक स्पर्म इन ह्यूमंस, तो वो स्टिग्मा में जाके चिपकता है, स्टिग्मा के थ्रू स्टाइल के होते हुए ओवरी में जाता है, और ओवरी में जाके वो कहां पे एग के साथ मिलता है और वहां पर सीड और फ्रूट बनता है। ठीक है, तो मेल सेक्स ऑर्गन फ्लॉर में जो है वो स्टेमन होता है और फीमेल वाला पिस्टल होता है, ये याद करना। इसको छोड़ के सेपल पेटल भी होते हैं। पिस्टल में हमारे पास ओवरी, स्टाइल और स्टिग्मा आ जाते हैं, और स्टेमन में जो है हमारे पास एंथर और फिलामेंट आ जाते हैं। ये मैंने आपको अच्छे से वहां पर पढ़ाया भी था। ठीक है, एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे सेशन। ठीक है, आज इतना रखेंगे, बट इसके साथ कुछ चीजें बता दूंगा ताकि आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाए। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी। तो ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है? तो लीवर है सबसे बड़ा ग्लैंड, और लीवर बाइल जूस सिक्रेट करता है। आपको पता है बाइल जूस सिक्रेट करने का काम किसका है? लीवर का। ठीक है, जिससे कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं है। पैनक्रियाज भी जूसेस क्रिएट करते हैं। किडनीज में आपको पता है आपका यूरिया वगैरह रिमूव होने का प्रोसेस होता है, वो सेपरेट होता है। ठीक है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस सेशन आपको पसंद आया होगा। अब जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, आप जिस भी एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, दिस इज द बेस्ट वे टू प्रिपेयर द क्वेश्चंस, और जिसमें हमारी एक तो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज प्रैक्टिस हो जाते हैं, प्लस हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजें कवर करना। और जितने भी जेकेएसएसबी वाले बच्चे हैं जिनके आप नए एग्जाम्स आ रहे हैं, तो आप चैनल के साथ बने रहो। ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जिसका आपको चैनल पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो नहीं मिलेगा। आप उस वीडियो का नाम, टॉपिक का नाम लिखो, आगे अवेकनिंग क्लासेस लिखोगे, आपको सेशन मिल जाएंगे। बाकी हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप लिंक को जरूर ज्वाइन कर लो। कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिस दैट मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। इंपॉर्टेंट थिंग इज जितने भी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के बच्चे हैं, अगर वो सेशन देख रहे हैं, तो आई हैव डिसाइडेड कि आपके जो मॉक टेस्ट होंगे बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड, वो हम अप्रैल में लेंगे, आफ्टर 5th of अप्रैल, क्योंकि 5th अप्रैल को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम है। उसके बाद जो है हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के मॉक टेस्ट, बट आपकी क्लासेस इस तरह से आती रहेंगी, आप पढ़ते चलें। दिस इज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू रियली लाइक इट, यू कैन सपोर्ट मी बाय सब्सक्राइबिंग दिस यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।